आज हम लोग एसिड बेस सॉल्ट का लास्ट क्लासेस करने के लिए जा रहे हैं और ये सॉल्ट का भाग है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा ना। और हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ है लवण परिवार। तो सबसे पहले ये हम लोग देखें लवण किसको हम लोग कहेंगे। जो देखे तो लवण हम लोग ये देखे थे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, उदासीन प्रतिक्रिया में हम लोग देखे थे एक बेस और सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक एसिड HCl के बीच में जब रिएक्शन होता है तब आपका ये बनता है NaCl प्लस H2O। तो इसमें ये हम लोग कहें कि ये बेस है और ये एसिड है। तो इसमें बन जाता है सॉल्ट। इसी को हम लोग ये बात कर रहे हैं, सॉल्ट प्लस H2। यहां पर देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोजन क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज उदासीकरण कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है, एक भी स्ट्रॉन्ग, तो दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर देता है। सोडियम के हाइड्रोक्साइड, इसमें क्षारीय गुण है और इसमें अम्लीय गुण। तो इसका पूरा क्षारीय गुण और इसका पूरा लवणीय गुण खत्म हो जाके अम्लीय गुण खत्म होकर एक सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। ये सॉल्ट करते हैं। अब देखिए सोडियम प्लस आयन, एक क्लोराइड माइनस आयन, ये आयन हुआ। अगर इसको अलग अलग कर देते हैं तो अब देखिए यहां से हम लोग चलते हैं कि सोडियम का डिफरेंट सॉल्ट अगर देखें, सोडियम का डिफरेंट सॉल्ट देखने का मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया। तो इस तरह से इसका फैमिली क्या हो गया, ये सोडियम का फैमिली हो गया। और अगर क्लोरीन से अगर चलते हैं कि सोडियम का क्लोराइड हो गया और कैल्शियम का क्लोराइड हो गया, तो ये क्लोराइड फैमिली का, ये एक्चुअली ये आपका सोडियम फैमिली का हो गया। ये हो गया सोडियम फैमिली, ये सोडियम फैमिली का हो गया। अब देखिए यहाँ सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम सल्फेट हो सकता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, ये हो गया। और क्लोराइड फैमिली को किसको कहेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम, माने पॉजिटिव वाला चेंज कर रहा है, एक कांस्टेंट है। यहाँ अगर पॉजिटिव वाला धन आयन अगर सेम रहेगा तो उसी के नाम से रहेगा, इसमें ऋण आयन सेम है तो उसी के नाम से होगा। तो समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का है। जैसे सोडियम लवण परिवार, तो सोडियम में हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, इन दोनों में प्लस आयन है। क्लोराइड लवण की बात अगर करें तो यहाँ पर निगेटिव वाला कौन हो गया, एक क्लोराइड सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। वो दोनों में क्या है, तो Cl माइनस। ठीक है, तो इस तरह से लवण को हम लोग दो भागों में बांट दिए, एक हो गया सोडियम लवण और एक हो गया क्लोराइड। अब हम लोग कहें कि इसका लवण का पीएच क्या होता है। तो हम लोग पीएच की बात पहले ही कर चुके थे कि पीएच क्या होता है, तो एक बार फिर बात बता देते हैं कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मैंने सांद्रता, सांद्रता को इस तरह से दिखाते हैं। ए हो गया आपका हाइड्रोजन आयन, माइनस लॉग
कहने का मतलब पीएच बताता है कि हाइड्रोजन की कितनी सांद्रता है। हाइड्रोजन के सांद्रता के आधार पर ही हम लोग पीएच को हम बताते हैं। ठीक है, अब पीएच को हम लोग 3 भाग में कर देते हैं। हाइड्रोजन की सांद्रता को हम लोग 3 भाग में कर देते हैं। जहां पीएच बराबर कितना हो, पीएच बराबर अगर 7 हो, एक बात, पीएच जो है ये 7 से कम हो, तो पीएच बराबर अगर 7 है तो वो जो भी वो लवण होगा वो न्यूट्रलाइज होगा, उदासीन होगा। और जिसका पीएच 7 से कम है तो अम्लीय होगा, ये होगा अम्लीय। और पीएच जिसका 7 से अधिक होगा तो उसका होगा ये क्षारीय। इस तरह से 3 तरह का ये हो गया लवण की प्रकृति। अब ये भी हम लोग देखें कि प्रकृति किस चीज पर डिपेंड करता है। जो हम लोग देखें प्रकृति, तो हम लोग यहाँ पर ये देखें कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये बनेगा तो NaCl बनेगा। और ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, एक दूसरे को उदासीकरण कर देता है, तो NaCl जो होगा न्यूट्रल बन जाएगा, इसमें न्यूट्रल बन जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ले ले एक HCl ले ले, तो अगर ये वीक है तो अमोनियम क्लोराइड जो बनेगा ये वीक सॉल्ट बन जाएगा। ये वीक सॉल्ट ना, जैसे ये वीक है और एक है ये है स्ट्रॉन्ग है, तो ये एसिडिक हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड जो है अगर यहाँ पर हम लोग लें तो ये बन गया क्या, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2। अब इसकी बात करें तो क्या है, तो इस पर निर्भर करेगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली कैसा है, तो कमजोर है, वीक है, वीक है। वीक अगर है तो ये इसकी एसिड की मात्रा प्रबल हो जाएगा, तो इसको कहेंगे कि एसिडिक हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखें, लवण की प्रकृति अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है या उदासीन हो सकता है। उसके मूल अम्ल और क्षारक की प्रबलता पर निर्भर करता है। यह निर्भर करेगा कि कौन एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नियम 1, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीकरण कर देगा। तो यहाँ लवण जो बनेगा उदासीन बनेगा, जैसा कि हम लोग सोडियम क्लोराइड में देखे थे। सोडियम क्लोराइड में देखे कि ये लवण कैसा होगा, तो उदासीन होगा, जिसका पीएच कितना होगा, 7 होगा। दूसरा प्रबल अम्ल, ये स्ट्रॉन्ग है, जैसे अगर यहाँ HCl ले लिए तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, H2SO4 स्ट्रॉन्ग गया। और दुर्बल क्षारक है ना, तो ये जिससे बनेगा लवण बनेगा तो उसका ये अम्लीय लवण होगा और पीएच जो होगा 7 से कम होगा। ये हम लोग नियम 3 देते हैं, देखते हैं। ये प्रबल क्षारक है, बेसिक, ये बेसिक गुण है वो ज्यादा है, तो बेसिक गुण है ज्यादा और अम्ल है जो दुर्बल है, तो इससे जो लवण बनेगा तो उसका ये हम लोग कहें ये क्षारीय, तो जिसका पीएच होगा वो कितना होगा, तो 7 से अधिक होगा। अब इसके बाद हम लोग देते हैं साधारण नमक। ये साधारण नमक क्या हो गया, तो ये साधारण नमक आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो हो गया, इससे आप कितना चीज बना सकते हैं, तो एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ कौन है आपका, सोडियम क्लोराइड, जिससे अभी हम लोग बताए कि सोडियम क्लोराइड बना कैसे, सोडियम क्लोराइड कैसे बना। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम का हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या हो गया HCl,
जिसके कारण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ और बन गया NaCl, अब प्लस कितना बच गया, तो बन गया H2। तो इसी सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक हम लोग खाते हैं, जो साधारण नमक खाते हैं, उसी सोडियम के, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। इसकी प्रकृति कैसा हो गया, तो उदासीन लवण। अब क्यों उदासीन है, तो ए भी स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, ए भी प्रबल है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ए हो गया न्यूट्रल, ये हो गया न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, तो ये लवण हो गया न्यूट्रल, उदासीन लवण हो गया। स्रोत, अब सोडियम क्लोराइड का स्रोत क्या है, तो समुद्री जल हो गया, खनिज लवण हो गया, रॉक साल्ट जिसको हम लोग कहें। अब ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड से क्या क्या चीज हम बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो एक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हो गया बेकिंग सोडा जो बेकरी में इस्तेमाल होता ना, तीसरा हो गया विरंजक पाउडर ना, बेकिंग सोडा ये बाइकार्बोनेट हो गया। देखिए यहाँ दो तरह के हो गया, ये हो गया धोने वाला सोडा जिसको हम लोग कहें सोडियम कार्बोनेट, इसमें क्रिस्टलाइज होता है 10 मॉलिक्यूल होता है 10H2, तो इसको हम लोग कहते हैं धोने वाला सोडा। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसको आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना। बेकिंग सोडा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने वाला सोडा हो गया सोडियम कार्बोनेट 10H2O, अब विरंजक चूर्ण हो गया CaOCl2, इसको हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण। ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया NaOH। तो जो ये आप साधारण नमक देखते हैं, इस साधारण नमक से आप 4 चीज बना सकते हैं। पहला हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा कहें, तीसरा हो गया कैल्शियम विरंजक चूर्ण CaOCl2, और उसके बाद हो गया धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट 10H2, सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल इसका होगा। अब हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर अल्कली प्रोसेस द्वारा हम लोग इसको तैयार करते हैं। सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड आपका NaCl, ये सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, इसमें पानी कर डालकर घोल बना दिया गया, तो उसको जलीय विलयन में कहें, में एनोड विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना। हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग कंटेनर ले लेंगे, उसमें दो, एक को कैथोड से जोड़ेंगे, एक को एनोड, ये 2 प्लेट है, एक्चुअली ये 2 प्लेट है, उसको हम लोग इसको एनोड से पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ते हैं, ये कैथोड हो गया, बैटरी के निगेटिव एंड से जोड़ते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इस सोडियम क्लोराइड में हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं। तब विद्युत प्रवाहित करने के बाद एक्चुअली होगा क्या, तो सोडियम क्लोराइड 2 भाग में बढ़ जाएगा, Na+ और Cl-, और H2O भी 2 भाग में पहले बढ़ जाएगा, H+ आयन और OH- आयन। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या कहें, हम लोग एक कहें कि 2 भाग में बढ़ जाएगा, क्या Na प्लस Cl माइनस, Na+ और Cl-, ये सोडियम क्लोराइड 2 भाग में बढ़ गया, पानी भी 2 भाग में बढ़ गया, AH+
और OH माइनस, OH माइनस बट गया। अब देखिए यहां पर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब ए सोडियम इससे रिएक्ट करके इस प्रोडक्ट में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो एक्स्ट्रा बचा ए Cl माइनस है, ए Cl माइनस माइनस है, तो एनोड की तरफ जाएगा, एनोड प्लेट की ओर। किधर जाएगा? एनोड की ओर। और एनोड पर जाके Cl2 देगा, एनोड पर जाके Cl2 जाए। दूसरा, ये जो इसमें H में जो हाइड्रोजन बचा, ए हाइड्रोजन बचा, ए हाइड्रोजन H प्लस है, तो ये कहां जाएगा? कैथोड पर। कहां जाएगा? कैथोड पर। और कैथोड पर जाके क्या करेगा? H2 देगा, कैथोड पर जाके H2 देगा। तो रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि यहां पर NaCl और H2O मिलकर क्या बनाया? एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, दूसरा क्लोरीन, और तीसरा ये प्रोडक्ट H2। अब ये देखेंगे क्लोरीन कहां पर बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन कहां पर बनेगा। तो क्लोरीन एक्चुअली Cl माइनस के रूप में, और ये किधर अट्रैक्टेड होगा? तो ये माइनस आयन है, तो ये पॉजिटिव की ओर, माने एनोड पर बनेगा, एनोड की अट्रैक्टेड होगा, तो एनोड पर बनेगा। और ये H प्लस आयन यहां से टूटकर H2O से जो H प्लस आयन आएगा, H प्लस आयन आएगा, तो ये पॉजिटिव आयन है, ये अट्रैक्टेड किधर होगा? कैथोड की ओर। कैथोड की ओर होगा तो कैथोड पर क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन बनेगा। इस तरह से स्प्लिट होकर क्या, यहाँ एनोड पर क्लोरीन बनेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगा, और सॉल्यूशन के रूप में, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो यहां हम लोग देखते हैं कि उत्पाद के रूप में क्या हो गया? एनोड पर क्लोरीन हो गया, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस हो गया, और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के रूप में ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं विरंजक चूर्ण, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CaOCl, और उसके बाद Cl भी हम लोग लिखते हैं, लेकिन हम लोग इसी के रूप में याद रखें तो ज्यादा अच्छा, इसके रूप में याद रखें फार्मूला, कंफ्यूज नहीं करिए। तो ये हम लोग लिखेंगे क्या? CaOCl2, ये आपका विरंजक चूर्ण हुआ, शुष्क बुझे हुए। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे जो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। एक कैल्शियम ऑक्साइड को H2O से रिएक्ट करते, क्या बन गया? ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं, तो ये बन जाता है CaOCl2 प्लस H2O, और इसी को हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, यही आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये बहुत आसान है कि कैसे हम लोग करेंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये सबसे ये हो गया कि हम शुष्क लेंगे, ड्राइड लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्यों ड्राइड लेंगे हम आगे के क्लास में बताएंगे। क्लोरीन से रिएक्ट, अगर ड्राइड नहीं होगा, एक्वस होगा, एक्वस करने के मतलब पानी अगर होगा तो क्लोरीन से रिएक्ट कर जाएगा, फिर ऑक्सीडाइजिंग प्रक्रिया, तो इसलिए इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ड्राइड होना चाहिए। तो एक कैल्शियम ऑक्साइड है और H2O से रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये ड्राइड है, ड्राइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करके ये ब्लीचिंग पाउडर बना लिया। अब ये देखें CaOH2 प्लस Cl2, CaOCl2 प्लस H2O। उपयोग देखें तो वस्त्र और कागज उद्योग में विरंजक के इस्तेमाल, क्यों? क्योंकि ये कलर को गायब कर देता है, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसका, ब्लीचिंग पाउडर का। क्लोरीन निकलता है और क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो कलर को गायब कर देता है। वस्त्र जो है उसका पीलापन लिए हुए रहता है, कागज में भी पीलापन रहता है, तो इसको डालने पर व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है ना। रासायनिक उद्योगों में उपचार के रूप में,
ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन है, और क्लोरीन जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। अब पीने वाले पानी में क्यों हम लोग क्लोरीन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो क्लोरीन को इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर को करते हैं, क्योंकि इससे क्लोरीन निकलता है, और यही क्लोरीन जो है जीवाणुओं को मार देता है। इसलिए पीने वाले पानी में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं, जिससे इसके जीवाणु जो है वो मर जाते हैं। आगे हम लोग देखें, बेकिंग सोडा की बात करें। बेकिंग सोडा जो बेकरी में इस्तेमाल होता है, पाव रोटी वगैरह देखते हैं बनाने में, जो फुला फुला होता है, तो उसी को हम लोग ये कहें। तो बेकिंग सोडा रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम लोग कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके गुण की बात करें, यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण। क्यों क्षारीय लवण है? क्योंकि बाइकार्बोनेट है, तो यह एक क्षार की तरह ही रिएक्ट करता है, क्षार की तरह रिएक्ट। गर्म करने पर क्या होगा? तो गर्म करने पर इसको गर्म करेंगे तो कार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट है, और बाइकार्बोनेट अनस्टेबल होता है। स्टेबल कौन होता है? कार्बोनेट। तो जैसे ही इसको आप गर्म कीजिएगा, गर्म करते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O निकल जाएगा। तो यह गर्म करने पर अभिक्रिया, गर्म अगर करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, अब प्लस क्या हो गया? CO2 निकलेगा। जब भी निकलेगा तो CO2, अब प्लस क्या होगा? H2O निकला। इस तरह से गर्म करेंगे तो इस तरह से। अब हम इसमें गर्म करने का मतलब उष्मा देंगे, तो ये कहेंगे कौन सा रिएक्शन होगा? तो इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एंडोथर्मिक? या हिंदी में कहेंगे उष्मा शोषी इसको कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें उष्मा हमको देना पड़ेगा, इसलिए उष्मा शोषी कहेंगे। उपयोग की बात करेंगे, बेकिंग पाउडर बनाने में, केक पावरोटी को स्पंजी बनाने के लिए। अब देखिए, बेकिंग पाउडर को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं फुलाने में, तो फुलता क्यों है? जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और भाप के रूप में क्या निकलेगा? वाटर भी निकलेगा। तो ये दोनों क्या करेगा? फुलाने को काम करेगा और मुलायम कर देगा उसको। अच्छा, एंटा एसिड का कहने का मतलब, पेट में आपका एसिड ज्यादा हो गया, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए आपको? बेस चाहिए। तो ये बेस उसको एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब दुर्बल बेस चाहिए, तो दुर्बल बेस क्या करेगा? ये सॉल्ट के रूप में लेते हैं, लेकिन ये बेसिक होता है, तो ये क्या करेगा? एसिड से न्यूट्रलाइज करके आपको अम्लीयता को दूर कर देगा। सोडा अम्ल अग्निशामक में है। अब देखिए, सोडा अम्ल को हम लोग सोडा अम्ल के रूप में लेते हैं, इसको हम लोग अग्निशामक के रूप में क्यों लेते हैं? तो अग्निशामक के रूप में इसलिए लेते हैं कि CO2 निकलता है, और CO2 जो है ये पोषक नहीं है। पोषक किसका नहीं है? आग लगने का। आग जहां, जैसे ऑक्सीजन है, जहां पर ऑक्सीजन रहेगा तो वहीं पर आग लगेगा। ये जो है, इसको ये पोषक नहीं है, जिसके कारण CO2 इसको खत्म कर देता है। तो जहां भी आग लग जाता है तो उसको हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आया धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा धोने वाला सोडा को हम लोग कहें सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ये H2O जो है क्रिस्टलाइज के रूप में ये फॉर्म करता है। अगर आप हीट कीजिएगा तो 10H2O है वो निकल जाएगा ना, ये क्या होगा? निकल जाएगा। निर्माण, बेकिंग सोडा को गर्म करने और फिर प्राप्त सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलाइजेशन करने पर। अब जो सोडियम कार्बोनेट है, इसके पानी के मोलिक्यूल से क्रिस्टलाइज करवाइए, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट 10H2। अब इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो कांच बनाने में करते हैं, साबुन में करते हैं, कागज उद्योग में, ये सब हम लोग करते हैं। घरों में साफ सफाई के रूप में हम लोग करते हैं।
जल की अस्थाई कठोरता को हटाने में करते हैं। अब देखिए कठोरता का क्या कारण है, पानी के कठोरता का क्या कारण है? तो पानी के कठोरता के कारण है उसमें सॉल्ट की उपस्थिति होना ना। तो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग जल की कठोरता को, जो आप कहें खारा पानी लगता है तो अस्थायी रूप से उसको गर्म भी कर दीजिएगा तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें आप सोडियम कार्बोनेट के रूप डाल देते हैं तो ये भी ऐसे भी उसकी कठोरता जो है गायब हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखें क्या लवण के क्रिस्टल सचमुच शुष्क है? क्या लवण के क्रिस्टल सचमुच शुष्क है? सबसे पहले देखिए कि लवण सॉल्ट को हम लोग कहते हैं, क्रिस्टल का मतलब एक डिफिनिट शेप होता है। आज सचमुच शुष्क है, इसका मतलब कहने का मतलब उसमें वाटर की संभावना नहीं। तो वाटर तो उसमें रहता है ना, लेकिन क्रिस्टलन के रूप में वाटर, जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट 5H2O देखते हैं, FeSO4 7H2O देखते हैं, तो उसमें क्रिस्टल के रूप में पानी रहता है। क्रिस्टल का जल, क्रिस्टलन क्रिस्टलन का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इस चीज को हम लोग समझें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं। कहने का मतलब ये हम लोग कहें किसी, हम लोग सॉल्ट में हम लोग पानी को ऐड क्रिस्टल के रूप में कैसे करते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण का मतलब क्या हो गया, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, लवण के एक सूत्र इकाई माने एक मॉलिक्यूल में जल के निश्चित अणुओं की संख्या हम लोग ऐड करते हैं। जैसे एक इकाई CuSO4 हो गया आपका, इसमें एक इकाई में 5H2O डाल दिए, ये हो गया लवण, लवण का एक इकाई। CuSO4 हो गया लवण के एक इकाई, लवण का एक इकाई, एक इकाई, लवण का एक इकाई हुआ, लवण का एक इकाई। इसमें एक डिफिनिट, यहां देखिए 5H2 है, तो ये हो गया हमको कॉपर सल्फेट। शुष्क दिखने वाले नीले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में क्रिस्टलन का जल कितना है, 5H2 है। गर्म करने पर यह जल हटे, गर्म कीजिएगा तो 5H2 हट जाएगा। अब ये होता है हरा, ब्लू होता है, क्या होता है, ब्लू। गर्म करने पर जल हट जाता है और लवण का रंग नीला से सफेद हो जाता है। क्या पानी हट गया, वो पानी ही था क्रिस्टलाइजेशन के रूप में, जो रंग का कारण था ये हट गया तो हट गया। पानी डालने पर नीला रंग वापस आए, फिर पानी डालिए क्रिस्टलाइज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वो नीला रंग जो है लौट आएगा। इस तरह से हमने एक किया क्रिस्टलन का जल। अगर एक और अगर ले लीजिए, अगर FeSO4 आप ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं यहाँ पर, FeSO4, FeSO4, ये FeSO4 में 7H2 होता है, इसका रंग कैसा होता है, ये ग्रीन होता है, ये हरा होता है। आप इसको भी गर्म कीजिए, इसको भी अगर गर्म कर देते हैं तो H2O क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसके कारण इसका कलर जो ग्रीन है वो भी चेंज कर जाएगा। उसके बाद हम लोग, उसके बाद आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। अच्छा, दो चीजें यहां पर है, एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और दूसरा है जिप्सम। जिप्सम ये आपका हो गया कैल्शियम सल्फेट 2H2। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हो गया, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और दूसरा हो गया ये जिप्सम, ये हो गया जिप्सम। एक हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस और दूसरा हो गया जिप्सम। ठीक है, गुण की बात करें, यह सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर हो जाता। ठीक है,
ए हो गया कैल्शियम, कैल्शियम हाफ H2O, ए है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसमें पानी अगर मिलाइएगा तो ये जिप्सम के रूप में कन्वर्ट हो जाता। अब देखिए, जिप्सम को अगर गर्म कीजिएगा तो इससे पानी निकल के ए बन जाएगा। जिप्सम को गर्म करने पर बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप पानी मिला देते हैं तो ये बन जाएगा जिप्सम। जैसे इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इसमें डेढ़ H2O हम मिलाते हैं तो क्या बन गया, तो ये जिप्सम बन गया ना। जिप्सम में पानी कम होगा और प्लास्टर ऑफ सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी कम होगा, तो पानी अगर मिलाइएगा तो जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम को अगर गर्म कीजिएगा, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है, तो डेढ़ H2O निकल जाएगा, तो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है, तो वही, आप हड्डी अगर टूट गया तो आप प्लास्टर करवा लीजिए, तो वहां इस्तेमाल होता है। और क्या होता है, बहुत सारे खिलौना, आप पटना जाइएगा तो बेली रोड में देखिएगा बहुत सारे खिलौने हैं, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। घर के छत में सजावट के लिए बनाए जाते हैं, बहुत सारा डिजाइन वगैरह वो उसी से बनाया जाता है। इस तरह से ये हम लोग अब है कुछ प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल का मतलब ये है कि जिसका स्रोत है प्राकृतिक रूप से है। जैसे आप सिरका बनाते हैं, तो सिरका क्या होता है, सिरका आपका अंगूर का बन सकता है, सिरका और दूसरे चीज का भी बन सकता है, सेव का भी बनता है। तो एक्चुअली क्या है, आप वो हल्का एसिड, हल्का एसिड, तो जिसको आप खा भी सकते हैं, जितने खट्टे फल होते हैं उसे आपको सिरका बनाया जा सकता है। तो इसमें होता क्या है, एसेटिक अम्ल होता है। अब एसेटिक अम्ल किसको कहते हैं, तो देखिए CH3CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। जो सिरका है इसको खाने भी सकते हैं, खाते भी हैं। और इसको हम लोग अगर आप अचार बना रहे हैं तो उसमें डाल दीजिए, तो उसमें आपको बैक्टीरिया वगैरह डेवलप नहीं करेगा। दूसरा संतरा और नींबू, ये भी इसमें क्या है, तो साइट्रिक अम्ल है। इमली, तो इसमें भी टार्टरिक अम्ल है। ये सारे हम लोग सॉफ्ट होता है इसीलिए खा सकते हैं। टमाटर है तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही है तो लैक्टिक अम्ल होता है, चींटी होता है तो मेथेनिक अम्ल होता है। मेथेनिक, जितने सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, जैसे HCOOH, इसमें इसमें मेथनोइक अम्ल का है, तो इसमें भी मेथनोइक अम्ल है, इसमें भी एक कार्बनिक है, एक कार्बनिक एसिड है, एक कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड है। तो कार्बनिक एसिड जितने बार सारे होंगे वो वीक होगा, वीक होगा। आप वीक एसिड को खा सकते हैं, वो कोई हानि नहीं करेगा, वीक एसिड कोई हानि नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से, इस तरह से आपका ये पूरा एसिड, बेस और सॉल्ट समाप्त हो गया, अम्ल, क्षार और लवण समाप्त हो गया। आप इसको पढ़ते हैं और कमेंट दीजिएगा कि आपने कितना सीखा, समझा और किस तरह से कितना आप ग्रास्प कर रहे हैं। हम आपके उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे और निरंतर सुधार की प्रयास करते रहे। थैंक यू वेरी मच।